दोस्तों नमस्कार। आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों को लेकर कभी भी उनकी जाति का सवाल राजनीतिक तौर पर मुद्दा बना नहीं। सीधे कहें तो किसी भी प्रधानमंत्री की जाति कौन सी है, इसका जिक्र कभी नहीं हुआ। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के काल तक में तो बिल्कुल नहीं। यहां तक कि मंडल कमीशन जब इस देश में लागू किया गया, उस वक्त या उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री किस जाति विशेष से आते हैं, इसका जिक्र तो ना तो कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया और ना ही वो प्रधानमंत्री जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि दरअसल उनका नेता किस जाति का है। लेकिन पहली बार 2015 में जब बिहार के चुनाव होने वाले थे, उससे ऐन पहले एक दिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, भारत को पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर ओबीसी के व्यक्ति मिले हैं, यानी ओबीसी यानी पिछड़ा। तो पिछड़ा जाति के व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने हैं। और उसके बाद जाति की राजनीति बीजेपी के भीतर किस हद तक समाती चली गई, यह बताने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। यहां तक कि जब तेलंगाना के चुनाव बीते दिनों हो रहे थे, वहां पर भी देश के गृह मंत्री अमित शाह भाषण देते हुए कह रहे थे कि मैं वादा करता हूं, बीजेपी को जिता डालिए, राज्य का मुख्यमंत्री एक पिछड़ा होगा। यानी भारत की राजनीति में जाति के समीकरण चुनाव को प्रभावित जरूर करते रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री पद पर बैठे किसी शख्स की जाति कौन सी है, इसको बताकर राजनीति साधने की कोशिश शायद इसी दौर में हुई। और राजनीतिक समीकरण या कहें सोशल इंजीनियरिंग भारत के भीतर का एक ऐसा अनूठा सच है जिसका जिक्र एक वक्त राम मनोहर लोहिया ने भी किया था और कहा था कि जाति भारत का सच है, आप इसे मिटा नहीं सकते हैं, जिसका जिक्र कई बार कई मौकों पर भारत के बड़े बड़े नेताओं ने किया। उसमें जनता दल के नेताओं को भी याद आप कर सकते हैं। लेकिन इस जातीय समीकरण की राजनीति को साधते साधते बीजेपी इतनी आगे निकल गई कि जब इस देश के भीतर पहली बार सवाल जाति जनगणना और पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने की परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश और उस कोशिश के समानांतर दलित आदिवासियों को भी मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, यह सवाल जब राहुल गांधी ने उठाया तो एक झटके में बीजेपी ने यह महसूस कर लिया कि दरअसल अब इस राजनीति के साथ चला नहीं जा सकता है। इसीलिए जाति जनगणना का सवाल हो या फिर हाशिए पर पड़े हुए पिछड़ा तबका हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो, इन तमाम मुद्दों से पल्ला झाड़ते हुए एक झटके में नारा निकल कर आया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और उस कदम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज नितिन गडकरी जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने यहां तक बात कह डाली कि जो भी जात की बात करेगा उसे लात मारो। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट इस दौर का यही हो चला है कि अगर चुनावी समीकरणों में जातीय समीकरण मायने रखने लगे और खास तौर से कांग्रेस जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है और राहुल गांधी जिस तरीके से जहां भी जाते हैं हाथ में संविधान लेकर उन बातों का जिक्र करते हैं कि संविधान में दर्ज समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया शब्द अंकित हैं, यानी कोई पिछड़ा रह नहीं सकता है, कोई दलित मुख्यधारा में शामिल ना हो उसे कोई रोक नहीं सकता है। और ये सारे सवाल मौजूदा वक्त की राजनीति में हिलोरे जब मारने लगे तो उसके बाद अगला सवाल शायद बीजेपी या संघ परिवार के सामने यही निकल कर आया कि एक तरफ तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और उसके आश्रय सभी को हिंदुत्व बताने की सोच भी, लेकिन इन परिस्थितियों के भीतर अगर भारतीय समाज में जातियों का आकलन होने लग जाएगा तो बीजेपी की समूची राजनीतिक जमीन ही खिसक जाएगी। और यह सवाल बीजेपी के भीतर ही नहीं आरएसएस के भीतर भी समाया है, इसीलिए पहली बार इसका जिक्र करने से चूक नहीं रहा है कोई भी बीजेपी का नेता कि संघ की ट्रेनिंग तो यही है कि सभी एक बराबर हैं और इसमें हिंदुत्व और हिंदू समाज का जिक्र है और उसमें बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खारिज कौन करेगा। तो बात आज कहां से शुरू की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक वक्त ओबीसी थे, प्रधानमंत्री अभी भी ओबीसी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब आदिवासी बहुल इलाके धूले में जाते हैं तो वो एक एक जाति का नाम लेकर बताने लगते हैं कि कांग्रेस की राजनीति
जातियों में कैसे टकराव पैदा कर रही है, इसीलिए एक रहना होगा। आदिवासियों के बीच मौजूदगी, आदिवासियों के भीतर की जातियों का जिक्र, नासिक में ओबीसी के भीतर की जातियों का जिक्र और बकायदा एक एक नाम लेकर, यानी भारत की राजनीति किस दिशा से कहां तक पहुंच चुकी है यह बताने की जरूरत अब शायद किसी को नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर खुद ओबीसी के भीतर जातियों का जिक्र और जातियों के नाम का लेकर जिक्र कर रहे हैं और आदिवासियों के भीतर भी जातियों के नाम को लेकर जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी को एकजुट एक साथ रहना होगा, तो क्या 2015 से जो लकीर खींची गई 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इस तरीके से हांफने लग गई सत्ताधारी बीजेपी के लिए कि अब उसे समझ में आया कि जाति में लोग बंटे नहीं और उसके लिए भी जातियों के नाम ले लेकर पहली बार समाज को बताया जा रहा है कि देखिए आप इतनी जातियों में बटे हुए हैं। राजनीति का यह मिजाज इससे पहले कभी नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने भी जातियों को लेकर बहुत कुछ लिखा और उन्होंने यह भी लिखा कि दरअसल जातियों का तो चलन ही हिंदू धर्म के भीतर से निकल कर आया। उनकी जो किताब है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, इसका खंड 6 पेज नंबर 226, उसमें वो बहुत साफ तौर पर लिखते हैं कि वर्ण तो 4 ही थे परंतु जातियों की संख्या हजारों में। उन्होंने लिखा मूल रूप से शुरू में केवल 4 जातियां थी, आज कितनी अनुमान है कि कुल मिलाकर ये 2000 से कम नहीं होंगी, ये 3000 भी हो सकती है। और बहुत सी जातियां होने का एक कारण समय समय पर नए नए कबीलों का सामंती व्यवस्था में शामिल होना है। जाट और गुजर जैसी जातियां अपने पुराने कबीलों के नाम अपने साथ लेकर खड़ी हुई। जाति और वर्ण के नियम तोड़ने से भी नई नई जातियां बनती चली गई। और इसमें हिंदू धर्म का जिक्र करके कहते हैं वो किस तरीके से जातियों को अलग अलग तरीके से बांटा गया और समाज या धर्म के आश्रय जो भी शुद्धिकरण की परिस्थितियां थी उसको भी बिखेरने की कोशिश बाखूबी की गई। उन्होंने बकायदा इसका जिक्र खंड 5 में, जो कि राइटिंग एंड स्पीचेस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की है, उसके पेज नंबर 243 में उन्होंने लिखा भी कि पिछड़ी जातियों में किसे गिना जाए किसे छोड़ा जाए, यह झगड़ा बहुत पुराना है। जिन्हें पिछड़ी हुई जातियां कहा जाता है उनके प्रतिनिधि चाहते हैं कि उन्हें दलित जातियों में गिना जाए, यानी जो डिप्रेस्ड क्लास है। उनका मानना था कि दलितों में उन सबको गिनना चाहिए जो आर्थिक रूप से और शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। और अंबेडकर ने यह भी लिखा कि 1920 में जो सुधार लागू हुआ उसके अनुसार जो समुदाय शिक्षा में और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे उनका अस्तित्व बंबई और मद्रास महाप्रांतों में स्वीकार किया गया। बंबई महाप्रांत में मराठों को पिछड़ी हुई जातियों का माना गया और मद्रास में सभी जो गैर ब्राह्मण को पिछड़ा हुआ कहा गया। शिक्षा और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण उन्हें अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। महाराष्ट्र के भीतर की परिस्थितियों को अगर आप एक क्षण के लिए परखें कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद में जातियों की मौजूदगी और उन जातियों के साथ आरक्षण की कैसे मौजूदगी, क्योंकि सवाल आरक्षण, जाति और बाबा साहब अंबेडकर और संविधान को लेकर इस दौर में आकर अटक गया है। इन बातों की शुरुआत करें, हमें लगता है जब आज प्रधानमंत्री धूले में मौजूद थे, जो कि आदिवासी बहुल इलाके के तौर पर उसकी मौजूदगी है। ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में आदिवासी ही प्रभावित हैं और वहां पर वो लोकसभा की सीटें बीजेपी जीत नहीं पाई। विधानसभा में उसे सीटें जीतनी पड़ेंगी। तो आदिवासियों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो किस रूप में साधा, पहले इसे सुन लीजिए। यहां धूले के इस क्षेत्र में हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोड़, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी जातियां रहती है। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को
ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री जिस भी राजनीतिक दांव को खेल रहे हैं, चाहे वह 2015 में खुद को ओबीसी बताने का हो या महाराष्ट्र की राजनीति को अपने अनुकूल साधने के लिए जब वो आदिवासी समाज के भीतर भी जातियों का जिक्र कर रहे थे, तो क्या ये पूरा दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया? क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति को भी अगर समझे तो शेड्यूल ट्राइब 7% इन्हें आरक्षण है। इसमें लगभग 47 ट्राइब्स आते हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। इससे हटकर अगर ध्यान दीजिए तो जो वीजे यानी विमुक्त जाति है, जो डीनोटिफाइड ट्राइब जो है, डीनोटिफाइड ट्राइब में लगभग 3% इनको आरक्षण दिया गया है और इसमें 14 ट्राइब्स है। इसके अलावे जो एंटी बी कहते हैं नॉमिनेटिक ट्राइब्स, इनको 2.5% आरक्षण दिया गया है। इसमें तकरीबन 35 ट्राइब्स आते हैं, 35 जातियां आती हैं। नॉमिनेटेड ट्राइब सी में 3.5% दिया गया है। इसमें सिर्फ एक ही जाति आती है, धनगढ़ जाति। और एंटी यानी नॉमिनेटेड ट्राइब डी में 2% आरक्षण दिया गया है, जिसमें एक ही जाति आती है, वंजारी। इनको 2% दिया गया है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में लगभग 52% है, लेकिन जब आदिवासियों का जिक्र हो रहा है तो यह परिस्थिति खुद ब खुद चलते चलते झारखंड तक जाती है। और झारखंड में आज राहुल गांधी और लगातार वहां पर हेमंत सोरेन बतौर आदिवासी चूंकि वो हैं, तो आदिवासियों के बीच वह जिन बातों को जिस तरीके से रख रहे हैं, यह सवाल महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के बीच की उस राजनीति का है जिसमें बीजेपी ने पहली बार एक अलग लाइन पकड़ी है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। दरअसल ये एक राजनीतिक मंत्र बीजेपी की उस राजनीति के अनुकूल जरूर है जिसका पूरा पाठ कह सकते हैं कि एक हिंदुत्व के आश्रय या हिंदू राष्ट्र के आश्रय या पूरे जो आरएसएस की पूरी जो ट्रेनिंग पॉलिटिकल रहती है उसके आश्रय जो दिया जाता है, इसके मायने मतलब समझने से पहले आदिवासी समाज के भीतर खुद हेमंत सोरेन जिन बातों का जिक्र झारखंड के भीतर आदिवासियों की जमीन से जुड़े सवालों को लेकर कर रहे हैं, यह भी सुनना चाहिए। हमको पता है इस राज्य में गरीबी कितना है, अमीरी कितना है। हमारा उद्योग के नाम पर, खनन के नाम पर इन लोगों ने हमें विस्थापित कर दिया, डैम के नाम पर विस्थापित कर दिया, और माटी बचाने का बात करता है। यहां कारखाना, यहां माइनिंग किसका है? सब इन्हीं का दोस्त लोग हैं। कौन एक कंपनी का आदमी यहां दिखता, जरा बताओ। उन लोग का मंच बड़ा बड़ा सेट आपको दिखेगा, अरबों खरबों का। आज धरती में सबसे अधिक अगर जमीन है तो आदिवासियों के पास है, और उन्हीं जमीनों को इन लोग को कब्जा करने का रोज नया नया नीति बनाता है। झारखंड में तो कमोवेश 28 से 35 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बहुल इलाके के दायरे में आती हैं। सवाल यह है कि आदिवासियों के सवाल झारखंड में, आदिवासियों के सवाल महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भीतर ज्यादा नहीं 18-20 सीटें हैं जो सीधे तौर पर आदिवासियों के जरिए ही चुनी जाती है। राजनीतिक तौर पर अगर प्रधानमंत्री आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासियों की जातियों का जिक्र करते हैं और उसके बाद जब वो नासिक जाते हैं तो वहां पर वह ओबीसी समाज का जिक्र करते हैं, और यह भी यहां पर समझना होगा कि महाराष्ट्र के भीतर ओबीसी को 19% आरक्षण है और ओबीसी के भीतर 346 जातियां मौजूद हैं सिर्फ महाराष्ट्र के भीतर। इसके अलावा स्पेशल बैकवर्ड क्लास भी है जिसमें 7 जातियां आती हैं, इन्हें 2% आरक्षण है महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर। और महाराष्ट्र की राजनीति यूं भी जो इंडिया गठबंधन या अघाड़ी के जरिए इस दौर में साधी जा रही है, उसमें सीधे तौर पर अगर समझे तो मराठा 32% है, दलित 14% है, मुस्लिम 11.5% है, आदिवासी 9.5% है। यानी जिस आरक्षण की मांग मराठा कर रहे हैं जो 32% के करीब हैं, उनको आरक्षण देने के लिए ओबीसी के भीतर से उनका हिस्सा दिया जाए या आरक्षण की जो लकीर 50% की थी उसको तोड़ा जाए, जिसका जिक्र भी खुले तौर पर अघाड़ी ही कर रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ ओबीसी माइनस मराठा है और दूसरी तरफ माइनस ओबीसी मराठा है। इस परिस्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति फंस गई है। लेकिन जब आप जातियों का जिक्र करते हैं ठीक उसी तर्ज पर जो आपने 2015 में बिहार इलेक्शन से पहले
जब प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हो गए थे। अगर उस दौर को भी याद कीजिएगा तो एक क्षण के लिए याद कर लीजिए, उस दौर में लालू और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़े थे और एक झटके में उन्होंने वो सारी सीटें जीत ली थी और उसके बाद बहुमत के साथ मैदान में आए थे, जहां पर सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या यह दांव इतना उल्टा पड़ गया कि खुद प्रधानमंत्री उधर आदिवासी का जिक्र करते हैं और 2 घंटे के बाद नासिक पहुंचकर ओबीसी की जातियों का जिक्र भी इसी तर्ज पर करते हैं। यहां नासिक और इस क्षेत्र में कितनी ही ओबीसी जातियां हैं, कुणबी, माली, वाणी, गुजर, कुंभार, नावी, सुतार, सोनार, देवडीगा, धांगर, धनगिरी, गंवाड़ी, शेटवाल, माली, मालिस, नामदेव, आहिर, तंबोली, धावड़, जाटगर, धाकड़, बैरागी, सैगर, कितने सारे। कांग्रेस इन सारी जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कुणबी ये जाति माली से लड़े, वाणी जाति गुजर से लड़े, कुंभार साथी नावी से लड़े। कांग्रेस चाहती है कि सुतार सोनार से भिड़ जाए। कांग्रेस ओबीसी के तौर पर आपको एकजुट नहीं होना देना चाहती। अब प्रधानमंत्री मोदी जिक्र तो कर गए, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर बाबा साहब अंबेडकर जब धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उस दौर में भी यह भी सवाल था कि क्या वाकई जातियों को लेकर जो राजनीति महाराष्ट्र के भीतर उस दौर में भी साधी जाती थी, उस राजनीति के समानांतर धर्म परिवर्तन करके खुद को जाति से अलग करने की सोच भी बाबा साहब अंबेडकर में रही क्या? और यह सवाल उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, क्योंकि जिस वक्त अंग्रेजों का दौर था और वह दलित समुदाय को चिन्हित कर रहे थे, उसमें बहुत सारे दलित समुदाय ने अपना नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर वह दे देते तो उसके बाद वो हमेशा के लिए दलित समुदाय के साथ जुड़े रह जाते उनका नाम। यानी उस दौर में एक चिंतन मनन यह भी था कि कहीं आगे बढ़ेंगे, मुख्य धारा में शामिल होंगे, समाज के भीतर पिछड़े और दलित के तौर पर पहचान नहीं होगी, यह भी एक सोच थी। लेकिन जब आप मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को पलटते हैं तो जातियों के आश्रय भारत की राजनीति ने इस देश के भीतर हर जाति से जुड़े लोगों के भीतर एक ऐसी असुरक्षा भी पैदा की है कि अगर उनके समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति राजनीतिक तौर पर सत्ता से नहीं जुड़ता है या चुनकर नहीं आता है, तो फिर उनके दर्द को कौन समझ पाएगा और उनकी बातों को कौन रख पाएगा या उनके काम कौन करेगा? इन सवालों का जिक्र एक वक्त रामविलास पासवान पार्लियामेंट के भीतर भी कर चुके हैं कि जिस जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, उनकी जरूरतें, उनकी मुश्किल हालात, उनकी बातों को सुनने के तौर तरीके कोई दूसरे समाज का व्यक्ति कैसे रख पाएगा जब तक वह उस समाज के भीतर के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मौजूदा वक्त की राजनीति शायद एक सतही परिस्थिति में बीजेपी को लाकर खड़ा कर गई, इसीलिए एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे। इन परिस्थितियों के नारे के आश्रय ये लोकप्रिय अंदाज में हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक पराकाष्ठा नितिन गडकरी के भाषण के जरिए भी समझी जा सकती है, जो खुले तौर पर कहते हैं हमें तो आरएसएस ने यही पढ़ाया कि सब बराबर हैं और जो जाति का नाम लेगा उसको लेकर जो उनका पूरा वक्तव्य है, हमें लगता है यह सुनना चाहिए। जो वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो गोंदिया के आम गांव में मौजूद थे और यह पूरा इलाका आदिवासी या कहें पिछड़ों को लेकर और वहां पर अपनी जाति को लेकर जो संवेदनशीलता होती है लोगों के भीतर, वो बाखूबी मौजूद है और यह स्थिति नागपुर में भी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी योगी का भाषण, मोदी का भाषण और उसके बाद अब नितिन गडकरी का यह कहना, मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेरे में हिम्मत है। मैंने 25,000 लोगों के सामने कहा कि मैं नागपुर का हूं और नागपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं कोई जात पात को नहीं मानता और मेरा संस्कार है। मैंने कहा ऊपर में कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। है हिम्मत किसकी? और हम जातिवादी है, हम सांप्रदायिक है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमको जो संस्कार मिले वो यही मिले कि हम सब एक है, ये समाज अपना है, इतिहास, संस्कृति, विरासत हमारी है।
अब गडकरी जी ये कह तो गए, वो उसी नागपुर से आते हैं जहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म परिवर्तन कराया, यानी उनकी अपनी राजनीतिक सोच की एक बड़ी प्रयोगशाला नागपुर रही। और उसी नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर भी है, जो कि अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला के तहत पहले जनसंघ और अब बीजेपी को राजनीतिक शुद्धिकरण की दिशा में ले जाता है। इसका जिक्र नितिन गडकरी कर रहे हैं, लेकिन यहां यह भी समझना होगा, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी राइटिंग एंड स्पीचेस के खंड 5 में पन्ने नंबर 176 पर यह बहुत साफ तौर पर लिखा है कि अनटचबिलिटी यानी अछूत प्रथा हिंदुओं को आर्थिक लाभ अवश्य देती है, परंतु वह मूलतः धर्म पर आधारित है। और इसके बाद उन्होंने लिखा कि जाति प्रथा हिंदू सामाजिक गठन की विशेषता है और वो अन्य सभी जन समुदाय से हिंदुओं को अलग कराती है। और इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्याख्या भी की कि किस तरीके से ईरान, मिस्र, यूनान आदि में भी क्या क्या प्रचलित था। लेकिन भारतीय संदर्भ में जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद राजनीतिक दृष्टिकोण से जो सोच मौजूदा वक्त में बीजेपी अपना रही है और संघ के सामने जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस या राजनीतिक संकट है कि अब वो किस राजनीतिक प्रयोग की दिशा में जाए, जब देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी पहली बार जाति की राजनीति भी कर रही है और जातीय समीकरणों के आश्रय समाज के भीतर उस उथल पुथल को भी पैदा करना चाह रही है, जो कि सही मायने में इस दौर में पूंजी पर टिका हुआ है, बाजार पर टिका हुआ है, कॉरपोरेट पर टिका हुआ है। और शायद यही वो वजह है कि जिस प्रक्रिया को राहुल गांधी लगातार जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी की तुलना अंग्रेजों से भी बदतर करने की परिस्थिति में कोई दूसरा नहीं, बकायदा बीजेपी के सरकार के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, जरा इसे सुनिए पहले। हिंदू समाज को बांटने का राहुल गांधी ने जो सरेन किया है, ब्रिटिश ने भी यह सरेन नहीं किया था। हमारा समाज का राहुल गांधी शत्रु है। राहुल गांधी समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू समाज को। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कह तो गए, लेकिन अगर आप इसके ऐतिहासिक पन्नों में जाइएगा और बाबा साहब अंबेडकर के जरिए ही अगर परिस्थितियों को परखने की कोशिश कीजिएगा, तो दो बातें बहुत साफ खुलकर आती हैं। पहली बात तो यह है कि अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजी सत्ता के लिए जो अनुकूल परिस्थिति थी, उस रास्ते वो चले। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति का जिक्र मनुस्मृति के जरिए बाबा साहब अंबेडकर करते हैं और बताते हैं कि मनुस्मृति के पहलुओं को किस तरीके से हिंदू समाज को रचने के लिए हिंदू धर्म के आश्रय इसको परखा गया और इसका जिक्र हिंदू महासभा ने कैसे किया। और राजनीतिक तौर पर अगर उसी कड़ी को मौजूदा वक्त में लाकर आप रख देंगे, तो फिर आपके सामने यह सवाल होगा कि खुद आरएसएस जिस मनुस्मृति के आश्रय कई मौकों पर बकायदा सरसंघचालक भी अपने भाषणों में राजा को कैसा होना चाहिए, महिलाओं को लेकर उनके जो विचार होते हैं, राष्ट्र को लेकर जो विचार होते हैं, वो तमाम विचार आपको मनुस्मृति में मिल जाएंगे। और यह हिस्सा गायब हो जाएगा जो भारत के संविधान के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में लोगों को यह अधिकार देता है कि वह अपनी सरकार को चुने और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह उस जनता को बराबरी दृष्टिकोण से गवर्नेंस दे। लेकिन यह बात इस दौर में फेल हो गई है। कैसे फेल हो गई है, और वह भी आदिवासियों को लेकर? सुनिए, आज ही राहुल गांधी सिमडेगा में थे। आदिवासी बहुल इलाका है सिमडेगा, झारखंड का। वहां पर वो क्या कहते हैं? जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया, आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। तो फिर वाकई संविधान है कहां? वाकई ये सवाल तो होगा कि यह रास्ता जा कहां रहा है। और अगर यह रास्ता भारत की राजनीति में सत्ता तक सिमट रहा है, तो फिर इसके दो मतलब और निकाले जाएंगे कि इस देश के भीतर जो आम जनता है, उसकी जो पूरी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक ट्रेनिंग हुई है और जिस परिस्थितियों से वह गुजरा है, क्या वो अपनी जाति को भूल जाएगा? आर्थिक तौर पर खुद को संपन्न बनाने के लिए तौर तरीकों के रास्ते अगर बंद हैं, तो क्या
कॉरपोरेट वर्सेस जनता की परिस्थिति उभर कर सामने आ जाएगी। जाति का टकराना नहीं बल्कि जातियों के भीतर से उनके समाज से जुड़े हुए उनके प्रतिनिधि राजनीतिक टकराव की भाषा खुले तौर से बोलने में हिचकेंगे नहीं। 3 सवाल, सबसे बड़े 3 सवाल। पहला सवाल, क्या भारत की राजनीति मौजूदा वक्त में जनता से कट चुकी है और जनता से कटते हुए जनता को जोड़ने का जो पाठ पढ़ा रही है वो भारत में एक टकराव पैदा कर रहा है? दूसरा सवाल, जो एक ऐतिहासिक परिस्थितियां रही हैं इस देश के भीतर में और इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को कम से कम संविधान के अनुकूल, क्योंकि शपथ वह उसकी लेते हैं तो उसी अनुसार चलने की बात होती है, क्या इस दौर में वो सब कुछ खत्म कर दिया गया है? और तीसरा सवाल, क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री जिनकी छवि स्टेट्समैन के तौर पर होनी चाहिए वह भी प्रधानमंत्री बने रहने के लिए या अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए उस दिशा तक बढ़ चुके हैं जहां पर इस समाज के भीतर जो अलग अलग हिस्से अपनी अपनी राजनीति में बटे होकर समाज के भीतर जो शोर हंगामा या संघर्ष करते थे वह परिस्थितियां प्रधानमंत्री पद पर जाकर सिमट गई है? शायद हां, क्योंकि महाराष्ट्र से झारखंड तक अगर जाति और आदिवासियों की जातियों के बटने और ना बटने की परिस्थिति में हिंदू एकता और बटने और काटने की स्थितियों में आकर खड़ी हो चुकी है तो फिर मान लीजिए इस जीत हार के साथ भारतीय समाज के भीतर बड़ी मोटी लकीर इन चुनाव परिणामों के बाद आपको खिंचती हुई नजर जरूर आएगी। उसका हश्र क्या होगा यह तो समाज को तय करना है, देश को तय करना है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अगर संविधान की दिशा छोड़ चुके होंगे तब कैसे हालात होंगे अब शायद हर किसी को समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।